Hello students, this is the second video of simplex. In this video I am going to explain the minimization case with mixed type of constraints. इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैक्सिमाइजेशन का केस किया था और वहाँ पे केवल सारे जो कॉन्स्टेंट्स है वो लेस देन इक्वल्स टू थे. यहाँ पे आप देखो मिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स लिए हैं हमने और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइजेशन. ठीक है, द क्वेश्चन इज मिनिमाइज z 3x1 प्लस 8x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x1 plus x2 equals to 200, x1 is less than equals to 80, x2 greater than equals to 60 and x1 x2 greater than equals to 0. Okay, so before starting this question there are some rules which needs to be clear. I have written these rule on this paper. Okay, the type of variables and reasons for use. Type of constant, अगर हमारा question में जो constant है less than equal to type है, ठीक है, तो उसको इक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. जहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल. ओके, क्या ऐड करते हैं, स्लैक वेरिएबल प्लस s1 किया था हमने. लेकिन अभी अगर किसी क्वेश्चन में इफ़ यू आर गिवन विद ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन, वहाँ पर आपको क्या लेस करना होता है, सरप्लस वेरिएबल. अब सरप्लस वेरिएबल को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं. अगर आपने क्वेश्चन में दो कांस्टेंट से पहले में s1 यूज़ कर लिया है तो अब सेकेंड आप क्या यूज़ करोगे, s2. इसका मतलब जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है वहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं सरप्लस वेरिएबल को. लेकिन उसके साथ साथ हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना पड़ता है. और जहाँ पे ओनली इक्वल्स टू का साइन है वहाँ पे ना तो स्लैक वेरिएबल आएगा ना सरप्लस वेरिएबल आएगा, दोनों ही ऑलरेडी इक्वल है, इसीलिए कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. केवल हम क्या ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल. स्लैक और सरप्लस एडलेस करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे इक्वल्स टू टाइप कांस्टेंट होता है वहाँ पे इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं. ये तो हमने बात करी कहाँ की, कॉन्स्टेंट्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं. डन. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट and presence of extra variable in initial feasible solution. आपने देखा था हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, जब हम इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए बेसिक फीजिबल सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है. हम ये अज्यूम करते हैं कि हम कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, x1 x2 0 है, तो हमारे पास क्या आंसर आया था, s1 s2 s3 की कुछ वैल्यूज़ आई थी जिनको लेते हुए हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था. तो वहाँ पे s1 s2 s3 लिए थे सारे स्लैक वेरिएबल्स को. ओके, लेकिन जब क्वेश्चन में स्लैक वेरिएबल्स के साथ साथ सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी हैं, तब इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन में आप क्या लोगे, ध्यान से देखना. लेस देन इक्वल्स टू में हम हमेशा स्लैक वेरिएबल लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हम सरप्लस और आर्टिफिशियल हमने दोनों ऐड किए हैं ऊपर, लेकिन इसमें से हम ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल्स टू में तो है ही हमारे पास ओनली आर्टिफिशियल, तो उसी को लेना पड़ेगा. नेक्स्ट कॉलम इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब हम जो नए वेरिएबल्स ऐड करते हैं इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, उन वेरिएबल्स के साथ हम कोएफिशिएंट लगाकर उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखते हैं. तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, स्लैक वेरिएबल था s1 s2 s3, तो उनके साथ हमने 0 कोएफिशिएंट लगाकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर दिया था, 0 s1 0 s2 0 s3. क्योंकि ये स्लैक वेरिएबल्स प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते इसलिए हमने 0 कोएफिशिएंट लिया था. लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है तो आप क्या ऐड करोगे, एक तो आर्टिफिशियल वेरिएबल और क्या लेस करते हो, सरप्लस वेरिएबल. अब ये दोनों नए वेरिएबल्स आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखने पड़ेंगे. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे लिखोगे, जो सरप्लस वेरिएबल है उसके साथ तो 0 कोएफिशिएंट आएगा और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसके साथ -m फॉर मैक्सिमाइजेशन. अगर आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो -m, और अगर आपका क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो +m. यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो आपने इक्वल्स टू कांस्टेंट में क्या ऐड किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल. तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे लिखोगे, -m a1 और a2 जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का नंबर है, -m a1 फॉर मैक्सिमाइजेशन एंड -m a1 फॉर मिनिमाइजेशन. ओके, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है, मिनिमाइज z 3x1 प्लस 8x2. मिनिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है और सारी तरह के कॉन्स्टेंट्स लिए हैं मैंने. फर्स्ट कॉन्स्टेंट कौन सा है, इक्वल्स टू टाइप का. सेकेंड
लेस देन एंड थर्ड इज ग्रेटर देन। ओके, तो सबसे पहले हमारी स्टेप 1 क्या होती है? स्टेप 1 इज टू कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। कैसे करते हैं देखिए, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू का साइन है, हमने क्या बोला था, जब भी इक्वल्स टू टाइप कांस्टेंट होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो प्लस a1 इज इक्वल्स टू 200, x1 क्या करना है ऐड, देखो कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल्स टू, जब लेस देन टाइप होता है तो क्या ऐड करते हैं, स्लैक वेरिएबल। तो आई एम गोइंग टू ऐड प्लस s1 इज इक्वल्स टू 80। नेक्स्ट इज x2 के साथ क्या साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो हम माइनस करते हैं सरप्लस वेरिएबल। देखो स्लैक और सरप्लस दोनों को ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे s1 आप यूज़ कर चुके हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, s2 प्लस साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना होता है, a1 ऑलरेडी डन है तो a2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 60। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x1 x2 a1 a2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इज आर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 8x2। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के देखिए कोएफिशिएंट्स यहाँ से डिसाइड करोगे आप। पहले तो ये जो लिखा हुआ था वो मैंने कॉपी किया, उसके बाद जो नए वेरिएबल्स नीचे ऐड किए हैं उनको ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, मिनिमाइजेशन। तो हमने क्या बोला था, जब भी हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ कौन सा कोएफिशिएंट लगेगा, m, माइनस m फॉर मैक्सिमाइजेशन प्लस m फॉर मिनिमाइजेशन। तो ये मिनिमाइजेशन है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस ma1। डन। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये कौन सा वेरिएबल था, ये स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल का हमेशा क्या आता है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, 0s1। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, s2 सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल के साथ हम क्या लगाते हैं, 0। ठीक है, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही है इसीलिए प्लस 0s2। और आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे देखिए a2, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए हम क्या लगाते हैं, m, और साइन किससे डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिनिमाइजेशन है तो प्लस ma2, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये 3 तरीके के नए कॉन्स्टेंट्स आपके पास आ गए, अब जो इक्वल्स टू के साइन के साथ हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या निकालते हैं, बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। देखिए बेसिक फीजिबल सोल्यूशन के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ अ ज़ीरो प्रोडक्शन। तो अब ज़ीरो प्रोडक्शन है तो इसका मतलब x1 एंड x2 ज़ीरो है। ओके, अब जैसे ही x1 x2 की वैल्यू में 0 पुट करी तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू 200, x1 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 80। अब x1 तो 0 हो गया तो बचा क्या, s1 इक्वल्स टू 80। देखिए यहाँ पे हमने लिखा था प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल इन इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन। जहाँ लेस देन होता है वहाँ पे क्या आता है, s1, जहाँ पे ग्रेटर देन होता है वहाँ पे आर्टिफिशियल। अभी देखिए यहाँ पे इस कांस्टेंट के साथ ग्रेटर देन का साइन था, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या बचा, s2 और a2 दोनों बचे। लेकिन हमने क्या बोला है, जब भी ग्रेटर देन का साइन होगा तो हम किसको फीजिबल सोल्यूशन में किसको लेंगे, इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन में ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल को। तो s2 को इग्नोर करो, क्या लोगे, a2 इज इक्वल्स टू 60, a2 इज इक्वल्स टू 60। ओके, ये हमने बेसिक फीजिबल सोल्यूशन निकाल लिया है। तो सोल्यूशन, इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन है, बेसिक फीजिबल सोल्यूशन में हमारे पास a1 है 200, s1 है 80 और a2 है 60। अब हम सिंप्लेक्स टेबल 1 बनाएंगे। टेबल फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हम क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ फिल करनी है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ कहाँ से लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 3, x2 का कोएफिशिएंट 8, a1 का कोएफिशिएंट m। ठीक है, नेक्स्ट s1 का कोएफिशिएंट 0, s2 का कोएफिशिएंट 0, a2 का कोएफिशिएंट m। देन नाउ बेसिक फीजिबल सोल्यूशन में देखिए क्या क्या लिखोगे, कहाँ पे लिखते हैं बेसिक फीजिबल सोल्यूशन को, XB में। XB में आप क्या लिखोगे, a1, s1 एंड a2।
इनके साथ हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है, a1 के साथ क्या है m, s1 के साथ 0, s2 के a2 के साथ m, तो ये हमने कोएफिशिएंट्स लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशंस। a1 का सॉल्यूशन क्या आया था अभी 200, s1 80 एंड a2 60। अब टेबल फिल करनी है। टेबल फिल करने के लिए हम इन इक्वालिटीज़ को यूज़ करेंगे। x1 यहाँ पे क्या है 1, x2 1, a1 1 एंड बाकी कुछ नहीं है तो उन तीनों की जगह 0 पुट कर दो। नेक्स्ट x1 1, s1 इज 1, बाकी और कुछ नहीं है, उन सबकी जगह हम क्या पुट करेंगे 0। नेक्स्ट इज x2 1 and next is s2 is 1 -1 and next is a2 is 1, rest all are 0। ओके, सो यहाँ तक टेबल फिल हो गई है। हमने उसके बाद सीखा हुआ है हम क्या करते हैं, ZJ निकालते हैं। ZJ कैसे निकलता है एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, CB इंटू XJ। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, देखो CB को पहले B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर CB को x1 से, CB को x2 से, इस तरीके से सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इन वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे। लाइकवाइज देखिए 200 इंटू m इज़ 200m प्लस 80 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 60 इंटू m इज़ 60m, तो 200 प्लस 60m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 260m। डन। नेक्स्ट इज 1 into m is m, this will be 0 plus m, so okay, sorry, I am doing for this, m into 1 is m plus 1 into 0 is 0 plus m into 0 is 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए, ये बचा m। नेक्स्ट इज m प्लस 0 प्लस m, तो 1m प्लस 1m कितना हो जाएगा 2m, दिस विल बी 1m, this will be 0, 0 into 1 0 and this is 0. Done. Next is m into 0 is 0, 0 and m into minus 1 is minus m. Here this will be 0, 0 and this is m into 1 is m. Done. Now what is the next step? Next step is to calculate the del j. How to calculate del j? Cj minus zj. Cj here is 3 and zj here is m, so it will be 3 minus m, 8 minus 2m, m minus m is 0, this 0 minus 0 is 0, 0 minus minus m is plus m, okay, what I have said, 0 minus minus m is equals to 0 plus m, which is equals to m, okay. Next is m minus m, which is 0. Okay, so we have done. So this is our net evaluation row. Now from this net evaluation row we have to select the key column. How will we select the key column? There is a rule for minimization. If your objective is minimization, key column will be most नेगेटिव। मैक्सिमाइजेशन का जब क्वेश्चन किया था तब हमने क्या सेलेक्ट किया था, मोस्ट पॉजिटिव। ओके, हमारा क्वेश्चन ऑप्टिमल कब होता है, मैक्सिमाइजेशन में जब सारे ज़ीरो और नेगेटिव हो जाते हैं। मिनिमाइजेशन में हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन कब आएगा, व्हेन ऑल वैल्यूज in net evaluation row are 0 और पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे अभी 0 और पॉजिटिव नहीं हुई है। देखिए m का मतलब क्या होता है, m इज़ अ वेरी बिग नंबर। सो सपोज m is 100 here, okay, so 3 minus 100 is minus 97 and 8 minus 200 is, what is 8 minus 200 is minus 192. Okay, so both these values are negative. ऑप्टिमल सोल्यूशन कब होगा, जब सारी वैल्यूज या तो 0 हो जाएंगी या फिर
पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पे एक m पॉजिटिव है, बाकी 3 जीरो है, 2 वैल्यूज़ नेगेटिव है। तो जब तक ये सारी वैल्यूज जीरो पॉजिटिव नहीं हो जाती हम टेबल्स बनाते जाएंगे। यहाँ पे हाईएस्ट नेगेटिव क्या है, मोस्ट नेगेटिव क्या है, इन दोनों में से -192। देन तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आवर की कॉलम। ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग की कॉलम हम क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, b अपॉन ये जो b वाली वैल्यूज़ है इनको किससे डिवाइड करना है, की कॉलम की वैल्यू से। ये की कॉलम है तो x2 से डिवाइड करना है। ये की कॉलम को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ओके, दिस इज आवर की कॉलम। नाउ वी विल कैलकुलेट द मिनिमम रेशियो। 200 upon 1 is 200, 80 upon 0 is anything divided by 0 is infinity, 60 upon 1 is 60. Now on the basis of this minimum ratio we will select the outgoing variable or the key row. की रो का जो रूल था वो हमेशा सेम रहेगा। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यूज़ जहाँ पर है, ये रेशियो जहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव है उसको हम आउट करते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये मिनिमम है। So this is your key row. Okay, key row, key column। अब हमें क्या करना है, key element। So this is key element। Then now on the basis of this table 1 we will make table 2. So for table 2 I have this paper on which I have already drawn the table. Now I will fill the values. These two lines are fixed. These two values are fixed. x1 के साथ हम कहाँ से ले रहे हैं ये values, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स। तो पहले भी हमने लिखे थे 3, 8, m, 0, 0, m। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बाकी की वैल्यूज़ को फिल करना है। देखिए कैसे फिल करेंगे, a1 की जगह पे a1 लिखिए, s1 की जगह पे s1 लिखेंगे। अब यहाँ से हमने a2 को आउट किया है, a2 को आउट कर दिया है। ये आउटगोइंग, देखो आउटगोइंग एरर इसलिए लगाया है क्योंकि हमने इसको आउट किया। इसकी जगह हमने किसको इंसर्ट किया, x2 को, तो a2 की जगह मैं क्या लिखूँगी, x2। देन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इन तीनों के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ये a1 का कोएफिशिएंट क्या है, m, s1 का कोएफिशिएंट 0 एंड x2 का कोएफिशिएंट 8। देन अब हमें बाकी की वैल्यूज़ फिल करनी है। बाकी की वैल्यूज़ फिल करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे। देयर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम किसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, की रो की। की रो की वैल्यू मतलब ये थर्ड वाली प्लेस। की रो की वैल्यूज़ कैसे लिखोगे, पुरानी की रो में, मतलब जो की रो है उसमें जो वैल्यूज़ हैं उसको की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। की एलिमेंट क्या है, 1, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 इज 60, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज the same value. So I am going to write the key row. Then now for the other two values we have one formula. What is that formula? Formula is new number is equals to old row minus corresponding element in key row into corresponding element in key column upon key element और key number। ओके, सबसे पहले अभी हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो रो 1 है इसके लिए। तो रो 1 के लिए मैं क्या करूँगी, इसकी ओल्ड वैल्यूज़ देखिए। रो 1 की ओल्ड वैल्यूज़ क्या है, 200, 1, 1, 3 times 1, then 3 times 0 minus corresponding element in की रो। अभी इनके करस्पॉन्डिंग की रो में क्या वैल्यू है, देखो 200 के करस्पॉन्डिंग 60, 1 के करस्पॉन्डिंग 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 1। इसका मतलब पूरी की पूरी की रो लिखनी है हमें 60, 0, 1, 0,
0 -1 and 1 into किससे मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन की कॉलम। ये हमारा की कॉलम है। अभी हम फर्स्ट रो के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग की कॉलम में क्या वैल्यू है, 1। ये देखिए 1, तो सबको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाय की एलिमेंट दैट इज 1. So calculation will be very easy because most of the values are 1 1. Okay, so 200 minus 60 is 140. This will be 1 0. This is 1 0 1 0. It's 1 and this is minus 1. So I am going to fill this value in this table. 140 1 0 1 0 1 minus 1. Done. Now we will do calculation for the third one. Okay, third one means the second row. Second row के लिए जो old values हैं क्या हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 80 1 0 0 1 0 0. 80 1 0 0 1 0. 80 1 0 0 1 0 0. माइनस क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन की रो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन की रो देखिए क्या है, 60 0 1 0 0 minus 1. ओके, 60 0 1 0 0 minus 1. ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अभी हम यहाँ पे A2 के लिए हमने ओके लीव इट, -1 and the next is 1. I will explain you that afterwards. Corresponding element in की कॉलम, सेकेंड के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करो तो की कॉलम क्या है, 0. ये सेकेंड के करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यूज़ क्या है, 0. तो सबको 0 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड देम ऑल बाय 1, दैट इज की एलिमेंट. So 80 minus 60 is equals to 60 into 0 is 0. 80 minus 0 is 80. This will be 1. This is 0 minus 0 is 0. This is 0 1 and this is 0. This is 0. Okay, so 81 0 0 1 0 0. Done. Likewise we will calculate the ZJ. So for ZJ क्या करते हैं हम, m into 140, that is 140m plus 0 plus, I'm writing it here for your better understanding, m into 140 plus 0 into 80 plus 8 into 60. So it will be 140m plus 0 plus 480. So total will be 480 plus 140m. So I am going to write it here, 480 plus 140m. Now for the next one, m into 1 is m, this will be 0 and this will be 0. So m. Next is 0 0 and 8 ones are 8. This will be m. This will be here 0 0 and 0. So this is m ones are m, 0 and minus 8.
S2 is minus 8. So m into 1 is m, this is 0 and minus 8. So here it will be m minus 8. Next it is minus m, 0 and 8. So minus m plus 8. Okay, now the next is del j, 3 minus m, this is 8 minus 8, 0, m minus m, 0, 0 minus 0 is 0, and this is 0 minus, you can write it here, m, 0 minus m minus 8, so 0 minus m plus 8, so I can write it 8 minus m. Okay, and the next is m minus minus m plus 8, so m plus m minus 8, 2m plus 8. Okay, one more thing I need to explain which I was explaining you earlier. जैसे कि अभी हमने यहाँ से a2 को आउट कर दिया है, a2 हम पहले आउट कर चुके हैं, तो हम a2 के लिए अगर वैल्यूज़ ना भी कैलकुलेट करें सेकेंड टेबल में तो चलेगा. ओके, तो ये a2 को हमने यहाँ से आउट कर दिया है. हालांकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर दिए हैं, लेकिन फ्रॉम दी थर्ड टेबल ऑनवर्ड्स आई विल नॉट कैलकुलेट द आउटगोइंग वेरिएबल्स वैल्यू. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज हम उसको फिर से इन करने नहीं वाले हैं, इसलिए हम उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट ना भी करेंगे तो चलेगा. ओके, अब चेक करते हैं क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, क्या सारी वैल्यूज 0 और पॉजिटिव हो गई हैं. 0 पॉजिटिव क्यों चाहिए, बिकॉज मिनिमाइजेशन केस है. तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस एम, एम की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, एनी बिग नंबर. आई एम पुटिंग 100. सो 3 माइनस 100 इज माइनस, और आई कैन पुट 1000 हियर. 3 माइनस 1000 इज माइनस 997 and 8 minus 1000 is minus 992. So minus 997 and minus 992. So minus 997 and minus 992, मोस्ट नेगेटिव क्या है, minus 997. तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे. दिस विल बी आवर की कॉलम. दिस विल बी आवर की कॉलम. Okay. Now on the basis of this key column we will decide the key row. For this we will calculate minimum ratio b upon x1. So m upon 1 is, sorry, b upon x1 is 140 upon 1 is 140, 80 upon 1 is 80 and 60 upon 0 is infinity. यहाँ से हम क्या select करते हैं, minimum ratio में से most positive, that is 80. So this is our key row. And the intersection of key column and key row is key element, or you can call it key number. Then now we are going to make the third table. This is our third table. I am filling this row. These values are fixed, 3, 8, m, 0, 0, m. सो अब अगर आप S1 की वैल्यूज़ भी ना भी कैलकुलेट करना चाहें तो चलेगा. ओके, A2 की तो हम नहीं करेंगे कैलकुलेट. अभी यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यूज़ लिखूंगी. A1 तो लिखना ही है क्योंकि उसको हमने अभी तक आउट नहीं किया है. यहाँ से हमने किसको आउट किया है, S1 को. S1 की जगह इंट्रोड्यूस किसको किया है, की कॉलम क्या है, X1. तो S1 की जगह X1 एंड दिस इज X2. यहाँ पे हम इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से कोएफिशिएंट्स ले लेंगे. A1 का क्या है m, X1 का 3, X2 का 8. देन बाकी वैल्यूज़ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले की रो की वैल्यूज़ लिखिए. कैसे लिखोगे, इनको की नंबर से डिवाइड करोगे. 80 अपॉन 1 इज 80, 1, 0, 0, 1, 0. अभी हम A2 के कैलकुलेशंस छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने उसको वैसे ही आउट कर दिया है. आर्टिफिशियल वेरिएबल को फिर से हम नहीं लाएंगे हमारे सोल्यूशन में. देन तो अब नेक्स्ट बाकी की जो दो रोज़ हैं उनके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला वॉज new number is equals to old number minus corresponding element in key row into corresponding element in key column upon key number or key element. Okay, you can write it old row.
So now we are calculating value for first row. This is first row. The values are 140. Old values are 140, 1, 0, 1, 0, 1, minus 1 I am not writing because I am not calculating values for A2. Okay. So 140, 1, 0, 1, 0, 1. Now minus क्या करना है इसमें से हमें? Corresponding elements in key row. इसके करस्पॉन्डिंग की रो में क्या वैल्यू है देखिए. की रो कौन सी? सेकेंड वाली. 80, 1, 0, 0, 1, 0 इनटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन की कॉलम. देखिए ये की कॉलम है, इसके करस्पॉन्डिंग हम अभी किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? फर्स्ट रो के लिए. तो इसमें फर्स्ट रो में क्या वैल्यू है देखिए इसकी? 1. सो 1, राइट, 1 इन ऑल द प्लेसेस. Now divided by key element, that is 1. So I am writing 1 here. So after calculating 140 minus 80 is equals to 60. 1 minus 1 is 0 and this is 0. Next is 1 minus 0 is 1. 0 minus 1 is minus 1 and 1 minus 0 is 1. So I am putting these value in table number 3. First row 60, 0, 0, 1, minus 1 and 1. We are not calculating values for A2 because artificial variable को अगर एक बार निकाल दिया तो फिर से इंसर्ट नहीं करा जाता, इसलिए ज़रूरी नहीं है उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाए. Now for the last row. Okay, so the old values are 60, 0, 1, 0, 0, 60, 0, 1, 0, 0, minus 1 and माइनस का साइन, ब्रैकेट ओपन. ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन की रो. तो की रो ये है 81, 0, 0, 1, 0, 0. 81, 0, 0, 1, 81, 0, 0, 1, 0. डन. नेक्स्ट इनटू किससे करना है इसको? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन की कॉलम. अब यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन की कॉलम हम इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं थर्ड वाले के लिए. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन की कॉलम क्या है? ये की कॉलम है, इसमें क्या लिखा हुआ है थर्ड रो पे? 0. सो वी विल राइट 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, दैट इज 1. सो द कैलकुलेटेड वैल्यू इज 60 minus 0 is 0, 60. So 60 minus 0 is 60. 0 minus 0 is 0. 1 minus 0 is 1. 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is again 0 and this will be minus 1 minus 0 is minus 1. So we will write all these values in our third table, third row. So values are 60, 0, 1, 0, 0, minus 1. Done. So this table is almost done. Now we will multiply 60 into m plus 8 into 80 into 3, that is 240. Done. And next is I am writing it here again, m into 60 plus 3 into 80 plus 8 into 60. So the total here is 60m plus 720. Okay, so I am writing it here 60m plus 720. Next is m into 0 is 0, 3 ones are 3 plus 0, so 3. This will be, these two values will be 0 and this will be 8. These lower two values will be 0, this will be m. Minus m plus 3. Okay, so minus m plus 3. Next it is m minus 8. M minus 8. Okay, now what is the next step? Del j. How to calculate del j? Cj minus zj. So this is your Cj and this is your Zj. 3 minus 3 0, 8 minus 8 0, m minus m 0, 0 minus m plus 3. तो क्या हो जाएगा? 0 plus m minus 3. So this will be m minus 3 and this will be same.
ज़ीरो में से माइनस करना तो हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे, -m + 8। ओके, अभी भी यहाँ पे देखिए 3 वैल्यूज़ तो ज़ीरो हो गई हैं। दिस इज़ 1000 - 3 997। m की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी है 1000। यू कैन टेक एनी वैल्यू, एनी बिग वैल्यू। So this is positive, but this is still negative. -1000 + 8 is 992. That is negative. तो this is a negative value. हमें क्या चाहिए, सारे ज़ीरो और पॉजिटिव, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या है, मिनिमाइजेशन। डन। तो इसको हम क्या बनाएंगे, वी विल मेक दिस की कॉलम। Okay, on the basis of this key column, we will decide the key row. For that, we will calculate minimum ratio b upon, now the key column is S2. 60 upon 1 is 60, 80 upon 0 is infinity, 60 upon -1 is -60. So we have to select minimum ratio में से हम क्या select करते हैं, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज नेगेटिव, नहीं सेलेक्ट कर सकती है, इन्फिनिटिव नहीं कर सकते। मिनिमम पॉजिटिव इज दिस, सो दिस इज आवर की रो। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1। दिस इज आवर की एलिमेंट। देन नाउ वी विल कैलकुलेट वैल्यूज फॉर द फोर्थ टेबल। सो दिस इज आवर फोर्थ टेबल। So before that I will fill this table, values are fixed, I am copying it from here. Then अभी देखिए यहाँ पे आपने किसको आउट किया, A1 को। A1 की जगह आप किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, S2 को। तो A1 की जगह आप क्या लिखोगे, S2। X1 और X2 में कोई चेंज नहीं आएगा। X1 क्या है 3, X2 क्या है 8। एंड S2 का देखिए, S2 के लिए हम क्या लिखेंगे 0। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इन वेरिएबल्स के क्या कोएफिशिएंट्स थे, तो ये कोएफिशिएंट्स ऊपर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम किसके लिए वैल्यूज़ निकालते हैं, जो हमारी की रो थी। की रो यहाँ पे फर्स्ट वाली थी। कैसे निकालेंगे, की रो की जो वैल्यूज़ हैं उनको की एलिमेंट से डिवाइड करो। तो 60/1 इज 60, 0/1 इज 0, 0, 1, -1 अपॉन 1। डन। इसके A2 के लिए हम कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं। नाउ फॉर द अदर टू वैल्यूज़ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला सेज ओल्ड रो। अभी हम पहले सेकेंड रो के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ओल्ड रो की वैल्यूज़ क्या है देखिए, 81 0 0, 81 0 0 1 0, 81 0 0 1 0, माइनस क्या करते हैं हम इसमें से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन की रो। की रो की वैल्यूज़ देखिए क्या है, ये सारी वैल्यूज़ हैं 60 0 0 1 -1 एंड 1। नेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन की कॉलम। ये की कॉलम है, हम किसके लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं अभी, सेकेंड रो के लिए। तो सेकेंड रो में देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन की कॉलम क्या है, 0। सो आई एम गोइंग टू राइट 0 हियर। इन सबको किससे डिवाइड करना है हमें, डिवाइडेड बाय key element. The key element here is 1. So I am going to write it 1. So 80 minus 60 is 20. 1 minus 0 is 1. Sorry, 80 minus 60 into 0 is 0. So 80 minus 0 is 80. Next is 0 minus 0, 0, 0 again, and this will be 1 and this is 0. Done. I am going to write these values here. 81 0 0 1 0. Then now we will do the calculations for this third row. Okay, I am doing it here. What is the formula, old row. Old row is, हम अभी थर्ड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंप्लेक्स टेबल 4। सिंप्लेक्स टेबल 3 में देखो ओल्ड रो की वैल्यूज़ क्या हैं, 60 0 1 0 0 -1, ब्रैकेट ओपन। क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन की रो। सो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग इधर है 60, मतलब पूरी की रो लिखनी है आपको, 0 0 1 -1 एंड 1।
इनटू किससे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन की कॉलम। तो ये की कॉलम है, इसमें करस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, -1। हम थर्ड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, थर्ड पे क्या लिखा हुआ है, -1। इन सबको किससे डिवाइड करना है, की एलिमेंट से, दैट इज 1। ओके तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 60 माइनस -60 इज 120, दिस इज 0 1 1 -1 and 0. So we will write these value in table 4. Values are 120, 0, 1, 1, -1 and 0. Done. Now we will do the calculations for Zj. Okay. So this is 60 into 0 is 0, 80 into 3 is 240, 240 plus 120 into 8. So this will be 1200. What I did, I am writing it here, 0 into 60 plus 3 into 80 plus 8 into 120. Total is equals to 1200. So we write 1200 here. For the next one, this will be 0, 3 ones are 3, this will be 0, 0, 0 plus 8. So this will be 0, 3, 3 minus 8 is -5. Sorry, for this it will be 0, 0, this is 0, 0 and this is 8 again, and for this one it will be -5, 0, 3 minus 8 is -5 and this is 0. Now del j कैसे निकालते हैं, 3 minus 3, मतलब हम क्या करते हैं, cj में से zj माइनस कर देते हैं। cj में वैल्यूज देखो ये है और zj में, तो 3 minus 3 0, 8 minus 8 0, m minus 8, 0 minus -5 is +5. ओके अब देखिए सारी वैल्यूज़ क्या पॉजिटिव हो गई है, 0 और पॉजिटिव, ये 0 है ये 0 है। दिस इज 1000, m की वैल्यू 1000 पुट करते हैं, 1000 minus 8 is 992 पॉजिटिव एंड दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव. सो दिस इज आर ऑप्टिमल सोल्यूशन बिकॉज इन दिस टेबल ऑल द वैल्यूज आर 0 or positive. So what will be the answer? We will produce x1 की 80 units and x2 की 120 units and our minimum cost will be 1200 rupees because our objective was minimization. You can see this in table number 1 or in the question you can see that objective function was minimization क्या थी, cost थी. So the cost will be 1200 and we will produce 80 units of x1 and 120 units of x2. So I hope this question is clear to all of you. Thank you so much.